हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल बायोलॉजी चैनल। मेरा नाम पूजा है और आज इस वीडियो में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में एचजीपी भी कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम का मतलब क्या होता है? तो जीनोम मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए के कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। और यहाँ पर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम की साइज क्या होती है? तो 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का बना हुआ होता है, जिसे हम 3 बिलियन भी कहते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर्स का बना हुआ होता है ह्यूमन जीनोम। और यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम था डीएनए सीक्वेंसिंग करना। बट ये डीएनए सीक्वेंसिंग होती क्या है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग इज द डिटर्मिनेशन of the physical order of these bases in a molecule of DNA। यानी डीएनए सीक्वेंसिंग में जो बेसिस थे, और बेसिस कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इन बेसिस को एक ऑर्डर में अरेंज करना ही डीएनए सीक्वेंसिंग था। तो एचजीपी का मेन गोल था डीएनए सीक्वेंसिंग करना। और डीएनए सीक्वेंसिंग किसकी करना? ह्यूमन जीनोम की करना। यानी इन बेसिस को एक ऑर्डर में अरेंज करना। क्यों, क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि दो इंडिविजुअल जो होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डीएनए सीक्वेंस से इनकोड होता है। इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस पता कर लेंगे तो हमें दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर फर्दर आप इसे यूटिलाइज करोगे तो आप इसको ड्रग बनाने में, मेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट में और कई डिजीज के ट्रीटमेंट्स में इसका यूज कर सकते हो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम था डीएनए सीक्वेंस को जानना, ताकि इसे फर्दर अदर एरियाज में यूज किया जा सके। आगे हम देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ एचजीपी, यानी एचजीपी के क्या एम और गोल थे। तो इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य था 20,000 to 25,000 जो है जीन्स, उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो ह्यूमन में 20 से 20,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना इसका पहला एम या गोल था। सेकंड गोल इसका था कि 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर्स है उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, ताकि उसे फर्दर यूज़ किया जा सके। इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी ज़रूरी है। तो थर्ड एम इनका था स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, यानी इस डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना, ताकि बाद में इसे फर्दर यूज़ किया जा सके। और इसे यूज़ करने के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना फॉर डाटा एनालिसिस, ताकि इसे जो सीक्वेंस का डाटा है उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके। फिफ्थ था ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। हमने अभी डिस्कस किया था कि इस डाटा का यूज़ जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में और ड्रग बनाने में किया जा सकता है, इसलिए इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डेवलप करना ज़रूरी था। सिक्स्थ था एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो कोई इसका मिसयूज़ ना करे, इसलिए इथिकल, लीगल इश्यूज़ को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये भी इसका गोल था। तो अभी तक हमने यहाँ पर 6 गोल जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट गोल था 20 to 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। सेकंड था जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन करना। थर्ड था जो इंफॉर्मेशन है उसको डाटाबेस में स्टोर करना। फोर्थ था डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना। और फिफ्थ था इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। और सिक्स था एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इनको एड्रेस करना था। ये हमारे 6 गोल है एचजीपी के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में, यानी इसको 13 इयर्स लगे। इस प्रोजेक्ट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने साथ में मिलकर इस एचजीपी प्रोजेक्ट को चलाया।
वेलकॉम ट्रस्ट इसका इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा। उसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूशन भी दिया इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसको बाद में एक अदर इंस्टीट्यूट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हुआ, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है एसजीपी के बारे में तो आप डायरेक्ट इस को सर्च करना और इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ह्यूमन रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसमें 9 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो लगे, यानी एक बेस पेयर के लिए $3 लगे। अब हम इसकी मेथडोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। एसजीपी की मेथडोलॉजी में 2 तरीके हैं, या तो आप ईएसटी को यूज़ करो। ईएसटी क्या होता है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक, जो कि एक आरएनए होता है। इसी आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से cDNA बनाकर इस cDNA को फर्दर सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए को यूज़ करके, यानी हम होल सेट ऑफ जीनोम यूज़ कर रहे हैं डीएनए सीक्वेंस को पता करने के लिए। तो हमारा मेन यहाँ पर एम क्या है? डीएनए सीक्वेंस को पता करना, चाहे हम ईएसटी को यूज़ करके करें या चाहे हम कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन्स को यूज़ करके। सबसे पहली स्टेप है आइसोलेट करना। और आइसोलेट किसे किया जाएगा? डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा सेल से। तो आइसोलेट टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल। अब ये जो डीएनए है वो बहुत ही बड़ा है। आपको पता है अभी हमने ह्यूमन जीनोम के साइज की बात की थी, 3 × 10⁹ बेस पेयर का है। तो अब इसको इतने बड़े डीएनए को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम इसे क्या कर देंगे? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हम एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम से ट्रीट करके इसे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो ये फ्रेगमेंट्स है वो उनका हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लोनिंग करेंगे। अब क्लोनिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग करने पर क्या होगा कि ये जो फ्रेगमेंट्स है वो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करना भी ज़रूरी है। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम उन्हें साइज के बेसिस पर सेपरेट कर देंगे। अब इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को सेंगर सीक्वेंसिंग की हेल्प से सीक्वेंस करेंगे। यानी अभी हमने बताया था डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, जो बेसिस है उनके फिजिकल ऑर्डर के फॉर्म में उन्हें डिटरमाइन करना या फिजिकल ऑर्डर जो है उसके फॉर्म में अरेंज करना। तो सेंगर सीक्वेंसिंग में हम इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। यानी जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स टूटे हुए हैं उनको वापस हमें क्या करना है? उनके ऑर्डर को जानना है और पूरा डीएनए बनाना है। तो टूटे हुए डीएनए से पूरा डीएनए बनाने का काम होगा। तो डीएनए सीक्वेंसिंग की जाएगी और डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसे हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आएगा, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डीएनए जो था उसको एंजाइम से ट्रीट किया, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फ्रेगमेंट बने हैं उनको हमने किसी वेक्टर के साथ में जोड़ दिया। अब ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बैक हो सकता है, यक हो सकता है, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है। अब इसके साथ में जब जोड़ दिया इस डीएनए फ्रेगमेंट को और उसको ई कोलाई में एंटर किया और ई कोलाई में इसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। और क्लोनिंग का मतलब ही क्या होता है? नंबर इंक्रीज करना। ये पूरी प्रोसेस किसकी है? क्लोनिंग की। यानी फ्रेगमेंट्स बनने के बाद में उसे वेक्टर के साथ में जोड़ना। वेक्टर के साथ में जोड़ने के बाद में उसको ई कोलाई में, और ई कोलाई भी मतलब आप बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हो एज अ होस्ट, और चाहे तो आप यीस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो होस्ट में हमने बैक्टीरिया और यीस्ट का यूज़ किया है क्लोनिंग में, और इससे जो ये फ्रेगमेंट था उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो हमें अब क्या मिल गया है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर लोड किया जाता है और पहले से जो ऑलरेडी जिसका हमें सीक्वेंस पता है उसको भी इनमें से एक में लोड करेंगे, फिर इन्हें रन करवाया जाता है। तो यहाँ पर रेस होती है, तो रेस में कौन विन करेगा? जो हल्का होगा। तो यहाँ पर भी डीएनए की साइज जिनकी छोटी होगी
वो क्या करेंगे, जल्दी रन करेंगे, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे बेंड्स मिलते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले हम डीएनए फ्रेगमेंट में मार्कर से इनको ट्रीट करेंगे जाता है और इन्हें केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ताकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब इन्हें डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखना हो, विजुअलाइज करना हो, उसमें ये मार्कर्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ही हम इन्हें मार्कर से इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ताकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में इन्हें देखना आसान रहे। अभी तक हमने जो डीएनए फ्रेगमेंट बनने से लेकर यहाँ पर क्लोनिंग तक जो पूरी प्रोसेस देखी है, वो किस में इंक्लूड होती है? ये जो पूरी प्रोसेस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? हमारा जेनेटिक मेकअप किससे बना हुआ है? डीएनए से। तो जब हम डीएनए के साथ में इस वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो हम इस डीएनए को हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। तो डीएनए में ये जो बदलाव आ रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और जब इस बदलाव वाले डीएनए को ही क्या करेंगे? इसके नंबर को इंक्रीज करेंगे। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है? गोल होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में अब जो हमें सीक्वेंस मिला है, अब उसे हमें अरेंज करना भी ज़रूरी है, उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में असेंबल करना है। तो असेंबली दीज सीक्वेंस इनटू करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पर किसका रोल आ जाएगा? सेंगर सीक्वेंसिंग का। सेंगर सीक्वेंसिंग को फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था, और फ्रेडरिक सेंगर ने अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग भी की थी। सेंगर सीक्वेंसिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, यानी इसमें ऑलरेडी जो नॉन डीएनए सीक्वेंसर होते हैं उनकी हेल्प से डीएनए सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है, या उसकी हेल्प से जो नाइट्रोजन बेसेस है उनको ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट ऑन इट। यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट्स पर जो ओवरलैपिंग रीजन है उनकी हेल्प से इनको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सेंगर सीक्वेंसिंग में कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको ये डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स पर प्रेजेंट जो ओवरलैपिंग रीजन है उनकी हेल्प से इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया जाएगा। अब ये सीक्वेंसेस किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है उन्हें भी असाइन कर लिया जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो क्रोमोसोम 1 से है, ये 2 से है। तो ये भी फंक्शन सेंगर सीक्वेंसिंग में किया जाता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि एचजीपी प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो लास्ट क्रोमोसोम 1, इसकी सीक्वेंसिंग को मई 2006 में कंप्लीट किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अब इस एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो ह्यूमन जीनोम है उसके क्या साइलेंट फीचर्स हमें पता चले, तो हमें इस साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, सबसे पहला जो फीचर है वो है साइज एंड कंपोजिशन। यानी ह्यूमन जीनोम जिसकी हमने पहले भी साइज बताई हुई 3 × 10⁹ बेस पेयर बताई थी, तो हमें यहाँ पर भी ह्यूमन जीनोम का जो साइज है वो क्या मिलता है? ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन थे वो 30,000 तक थे। अज्यूम तो किया गया था कि 1 लाख या लाख तक मिलेंगे, लेकिन हमें कितने जीन्स मिले? 30,000 तक जीन्स मिले। एवरेज जो जीन था वो कितने बेसिस का बना हुआ था? 3000 बेसिस का बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसा जीन भी मिला जो कि बहुत ज़्यादा बेसिस का बना हुआ था, और उसका नाम था डिस्ट्रोफिन। क्या नाम था? डिस्ट्रोफिन। ये जो डिस्ट्रोफिन है ये सबसे लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है, क्योंकि ये 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है। यहाँ पर जो टोटल जीन्स हमने बताए 30,000 जीन्स, उसमें से लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यानी सिर्फ 2% जीनोम है वही प्रोटीन को कोड करता है। यानी बाकी का जो बचा हुआ जो डीएनए है वो क्या कहलाएगा? नॉन कोडिंग डीएनए कहलाएगा, क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है। और जो कोडिंग डीएनए है वो कितना होगा? 2%, और नॉन कोडिंग कितना होगा? 98%। इस 98% में आते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट्स, इंट्रॉन्स और रिपीटेटिव सीक्वेंस। यानी हमारा जो टोटल डीएनए है वो सबसे ज़्यादा किसका बना हुआ है? नॉन कोडिंग डीएनए का, जो कि 98% है, इन सब का बना हुआ है। और सिर्फ कोडिंग डीएनए कितना है? 2% है, जो कि प्रोटीन बना रहा है।
यहाँ पर हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो क्रोमोसोम 1 है वो 2964 जीन्स का बना हुआ है और जो वाई क्रोमोसोम है वो बहुत ही कम जीन्स के बने हुए हैं। तो हमारा जो डीएनए है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? रिपीटेटिव सीक्वेंस का है। अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेकअप लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम जो है उसका लार्जर पोर्शन किसका बना हुआ होता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस का बना हुआ होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, यानी ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि 100 to 1000 टाइम जो है वो डीएनए में रिपीट हो जाता है। और डीएनए ज़्यादातर किसका बना हुआ है? इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंस का बना हुआ है। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, जो भी अभी हम बात कर चुके हैं कि ये प्रोटीन बनाने में अपना रोल प्ले नहीं करते, तो इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है। बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन। तो ये इसका रोल है कि ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को बताते हैं, डायनामिक्स को बताते हैं और क्रोमोसोम का जो और एवोल्यूशन को बताते हैं। हमें यहाँ पर स्नेप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। स्नेप्स यानी एसएनपीज क्या होते हैं? एसएनपीज की फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म and scientists have identified about 1.4 million location where single base DNA differences occur in human। यानी स्नेप्स क्या है कि ह्यूमन में उन्होंने सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस देखा और कितनी लोकेशंस पर देखा? 1.4 मिलियन लोकेशंस पर देखा। यानी टोटल डीएनए पर जो ये स्नेप्स का डिफरेंस है यानी सिंगल बेस डिफरेंस है उसे ऑब्जर्व किया गया और इसी स्नेप्स की वजह से वेरिएशंस प्रेजेंट होता है। तो जीनोमिक वेरिएशन किसकी वजह से आता है? स्नेप्स की वजह से आता है। तो यहाँ पर जो हमने शुरुआत में बात की थी कि दो इंडिविजुअल जो है उनके डीएनए सीक्वेंसिंग में डिफरेंस की वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्नेप्स है, स्नेप्स का यूज एज अ मार्कर किया जाता है, डिजीज को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। एग्जाम्पल से समझें तो ये एक इंडिविजुअल है जिसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों से एक सीक्वेंस आया है। तो मदर एंड फादर से आप सीक्वेंस देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक दोनों में सेम है। यहाँ पर एक बेस में ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? स्नैप बोलेंगे। और ऐसे ही डिफरेंसेस जो है वो पूरे डीएनए में 1.4 मिलियन लोकेशन पर देखे गए और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमें डिजीज के बारे में पता चलता है, एज अ मार्कर यूज किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, यानी हमें 30,000 लगभग 30,000 जीन्स जो है वो डिस्कवर किए थे, उनमें से भी 50% जो डिस्कवर्ड जीन है उनके ही फंक्शन नोन है, बाकी 50% के जो फंक्शंस है वो हमें पता नहीं चले एचजीपी के बाद में भी। एचजीपी की एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक डिजीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज। ये किस जीन से एसोसिएट है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड है कैंसर रिसर्च में, जिसमें ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और कौन सी ड्रग्स जो है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। थर्ड है फार्मोजिनोमिक्स, जिसके अंदर ड्रग रेस्पॉन्स प्रिडिक्शन और ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। फोर्थ है ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी ह्यूमन जो है उसके इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम और चिंपैंजी का जीनोम जो है वो 98.9% सिमिलर है। फिफ्थ है इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च में, जिसके अंदर वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है और साथ में ही जो बैक्टीरियल डिजीज़ और अदर डिजीज़ के बारे में भी पता चलता है कि कैसे इन्फेक्शन फैलता है और किन किन पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, कौन से सिम्टम्स कोज करता है। तो सिग्नलिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिक्स्थ एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में क्रॉप इम्प्रूवमेंट और
एनिमल ब्रीडिंग में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन जीनोम की ही सीक्वेंसिंग नहीं की हुई है, बैक्टीरिया, प्लांट्स, इनकी भी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। तो इस सीक्वेंसिंग का यूज़ करके सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जा सकती है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प मिलती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। 7th है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और पैटर्नल केसेस में हेल्पफुल रहता है। तो एचजीपी के कई रोल्स हैं इन सब एरिया में एचजीपी जो है वो हेल्पफुल रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सिंपल बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।